Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद। सॉइल मैकेनिक्स टॉप 20 का ये पार्ट नंबर 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फेलियर ऑफ स्लोप अकर ओनली व्हेन टोटल शियर फोर्स इज। तो इसमें हमको कह रहा है कि जो फेलियर है हमारा स्लोप का वो कब अकर होगा, जब टोटल शियर फोर्स किसके बराबर होंगे, किससे कम होंगे, क्या होंगे, शियर फोर्स का मान कितना होना चाहिए जब हमारा शियर फेलियर होगा। तो जब हमारी ऑप्शन ए दे रखा है इक्वल टू टोटल शेयरिंग स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी दे रखा है ग्रेटर देन टोटल शेयरिंग स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी दे रखा है लेस देन टोटल शेयरिंग स्ट्रेंथ, या डी दे रखा है नन ऑफ दीज। तो जब हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ का मान जो है वो ज़्यादा होगा ग्रेटर देन शेयर फोर्स से, तो क्या होगा, हमारा फेलियर अकर होगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हमारी शेयरिंग स्ट्रेंथ का मान जो है वो शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा होगा तो हमारा फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट द सॉइल मास इज सेड टू बी इन। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा कोई वाटर कंटेंट है, नेचुरल वाटर कंटेंट है, वो हमारा लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में लाई कर रहा है। तो जो एटरवर्ड की लिमिट है कुछ इस प्रकार से बनती हैं। ये तो होती है हमारी WS, उसके बाद आती है WP और उसके बाद आती है WL यानी कि लिक्विड लिमिट। यहाँ पर कह रहा है कि हमारी जो नेचुरल वाटर कंटेंट है उसका मान जो है हमारा वो कहाँ पर लाई कर रहा है, लिक्विड लिमिट WL और प्लास्टिक लिमिट WP के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ कहीं पर जो है वो लाई कर रहा है। तो किस स्टेट में है, तो ये हमारे किस स्टेट में है, ये तो होती है हमारी लिक्विड स्टेट, ये होती है हमारी प्लास्टिक स्टेट, ये होती है सेमी प्लास्टिक और या सेमी सॉलिड, और ये होती है हमारी सॉलिड। तो हमारी हम देख सकते हैं कि हमारा जो वाटर कंटेंट है वो हमारा प्लास्टिक स्टेट में लाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन प्लास्टिक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है परमिटिविटी ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल मे बी रिड्यूस बाय ग्रोटिंग। पहला कह रहा है कि जो हम परमिटिविटी का मान है वो हम कोर्स ग्रेन में कम कर सकते हैं ग्राउटिंग करके। जब हम ग्राउटिंग करेंगे उससे जो परमिटिविटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल है वो कम हो सकती है। क्या पहला सही ऑप्शन। दूसरा दे रखा है द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग फ्लूइड एग्जाम्पल ग्रॉट्स इनटू द पोर्स स्पेस ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ग्राउटिंग। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फ्लूइड को पोर्स में इंजेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो हमारी ग्राउटिंग कहलाती है। क्या ये सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है द ग्राउटिंग इंक्रीज द सॉइल स्ट्रेंथ। तीसरा कह रहा है कि ग्राउटिंग करने से जो सॉइल की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। ये सभी बातें सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा कि जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सही हैं। यानी कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल में अगर हम ग्राउटिंग कर देंगे तो उसकी परमिटिविटी का मान जो है वो रेड्यूस हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है जब हम फ्लूइड को हम इंजेक्ट करते हैं पोर्स स्पेस में तो उसको उसकी इस प्रोसेस को हम ग्राउटिंग कहते हैं। तो ये भी बात सही है। और तीसरा है कि जब हम किसी सॉइल में जब हम ग्राउटिंग कर देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर परमिटिविटी कम हो रही है तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन क्या है वो राइट हैं। 84 क्वेश्चन कह रहा है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल। जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है वो पाइल में कैसे होता है। इज कॉल्ड ड्यू टू रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ द सॉइल। पहला ऑप्शन सही होगा। या इज कॉज इन सॉफ्ट के लिए दूसरा सही होगा। डिक्रीज दी पाइल कैपेसिटी, या डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही है। जो हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है वो हमारा सॉइल के रिलेटिव सेटलमेंट के कारण अकर होता है। यानी कि पहला ऑप्शन सही है, कॉज ड्यू टू रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ द सॉइल। सॉइल के रिलेटिव सेटलमेंट के कारण जो है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो है वो अकर होता है, उत्पन्न होता है। दूसरा कह रहा है इज कॉज इन सॉफ्ट के लिए। तो ये भी बात सही है। जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है वो हमारा सॉफ्ट क्ले में उत्पन्न होता है। और ऑप्शन सी है डिक्रीज द पाइल कैपेसिटी। जब हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है तो जो पाइल की कैपेसिटी होती है या जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो तीनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला कह रहा है ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन द नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। क्या ये बात सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो नॉन यूनिफॉर्म सॉइल है
उसकी स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म सॉइल से कम होगी। क्या ये सही है? दूसरा दे रखा है ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन नॉन यूनिफॉर्म सॉइल, यानी कि जो यूनिफॉर्म सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ वो कम होगी एज कंपेयर टू नॉन यूनिफॉर्म सॉइल से। और तीसरा दे रखा है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट डज नॉट अफेक्ट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, यानी तीसरा कह रहा है कि जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है वो हमारे स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को अफेक्ट ही नहीं करता। और डी दे रखा है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए पुअरली ग्रेडेड सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल। और तीसरा मतलब लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है पुअरली ग्रेडेड सॉइल का वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वेल ग्रेडेड सॉइल का। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, बी वाला सही है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म सॉइल है उसकी जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म सॉइल से कम होती है। तो ये बात सही है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि दी स्लिप एट क्रिटिकल एंगल इज जनरली नाउन एज, तो जो हमारी स्लिप पर क्रिटिकल एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है डेल्टा लाइन, ऑप्शन बी दे रखा है रप्चर प्लेन, ऑप्शन सी दे रखा है स्लिप प्लेन, ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि जो क्रिटिकल एंगल होता है स्लिप प्लेन पर, या जब हमारी सॉइल जो है स्लिप होती है उस टाइम जो क्रिटिकल एंगल होता है उसको हम डेल्टा लाइन भी कहते हैं, रप्चर प्लेन भी कहते हैं और स्लिप प्लेन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है इफ ए सॉइल अंडरगो ए चेंज इन शेप एंड वॉल्यूम बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड ओवर इट बट रिकवर इट्स शेप एंड वॉल्यूम immediately after removal of the load, the property of soil is said to be। 87 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम किसी सॉइल पर कोई फोर्स लगाते हैं या कोई लोड लगाते हैं, एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, तो उसके शेप और वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इस फोर्स या इस लोड को हटा लें तो उसके जो वॉल्यूम और शेप में जो चेंज हुआ है वो इमीडिएटली रिकवर होने की कोशिश करता है, रिकवर हो जाता है। तो सॉइल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? क्या इसको रेजिलेंस ऑफ सॉइल कहते हैं, या इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं, या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल कहते हैं, या नन ऑफ द एबव? तो इस चीज़ को हम इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। किसी भी मटेरियल का जब उस पर कोई लोड लगाया जाए उस टाइम उसकी जो शेप और वॉल्यूम है वो चेंज हो जाए, लेकिन यदि उस लोड को हटा लिया जाए तो वो अपनी पुरानी शेप एंड वॉल्यूम रिकवर कर ले, तो उसकी इस प्रॉपर्टीज को जो है हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 क्वेश्चन कह रहा है कि द वाटर कंटेंट इन ए सॉइल सैंपल व्हेन इट कंटिन्यू टू लूज वेट विदाउट लूजिंग द वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर कंटेंट सैंपल का, किसी भी सैंपल का, उस स्थिति में जब अगर हम उसको कंटिन्यूसली क्या करें, कम कर दें, तो क्या होगा कि वेटिंग में तो लूजिंग होगी लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। विदाउट लूजिंग द वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम है उसमें हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं लेकिन वेट में क्या है, लगातार कमी हो रही है। तो उसकी इस लिमिट को हम कौन सी लिमिट कहेंगे? क्या उसको हम श्रिंकेज लिमिट कहेंगे, क्या उसको प्लास्टिक लिमिट कहेंगे, क्या उसको लिक्विड लिमिट कहेंगे, या सेमी सॉलिड लिमिट कहेंगे? तो आपको याद होगा अभी हमने पीछे फिगर बनाया था कुछ इस प्रकार से, एटरबर्ग के अनुसार ये फिगर बनता है जिसमें क्या रहता है, ये तो रहती है हमारी श्रिंकेज WS, यहाँ पर रहती है WP और उसके बाद रहती है WL यानी कि लिक्विड लिमिट। तो हम देख सकते हैं कि लिक्विड लिमिट के बाद अगर हम वाटर कंटेंट को कम करें तो जो ये रहता है वॉल्यूम और यहाँ रहता है वाटर कंटेंट। तो जब हम देख सकते हैं वाटर कंटेंट का मान जब हम लिक्विड लिमिट से कम करते जाएं तो हमारे वॉल्यूम में डिक्रीज देखने को मिलता है। वही चीज़ प्लास्टिक लिमिट पे भी लाई करती है कि जब हम प्लास्टिक लिमिट से भी कम करेंगे तो भी क्या है कि हमारा वॉल्यूम का मान डिक्रीज होता है। लेकिन जब हम श्रिंकेज लिमिट पर आ जाते हैं उसके बाद अगर हम वॉल्यूम कम करते हैं तो उसके वेट में तो कमी आएगी लेकिन जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट बना रहता है। तो ऑप्शन हम देख सकते हैं इसमें श्रिंकेज लिमिट वाला जो सही हो जाएगा, पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रिंकेज लिमिट पर जो है हमारा वॉल्यूम में तो कमी आती है लेकिन उसका जो
वॉल्यूम में तो कोई कमी नहीं आती, लेकिन जो वेट है उसमें कमी आती है, लेकिन वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आती है। इस हिसाब से पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 89 क्वेश्चन कह रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस एज। जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या होते हैं? पहला दे रखा द स्ट्रेस एट पार्टिकल कॉन्टैक्ट, बी दे रखा ए फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड, सी दे रखा है इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और ऑप्शन डी देखा ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हमारा एक महत्वपूर्ण फंक्शन है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फोर्स। जो इंटरनल एंगल का मान है वो किसके लिए ज़्यादा होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है एंगुलर ग्रेन लूज सॉइल, ऑप्शन बी दे रखा है एंगुलर ग्रेन डेंस सैंड, ऑप्शन सी दे रखा है राउंड ग्रेन्ड डेंस सैंड, ऑप्शन डी दे रखा है राउंड ग्रेन्ड लूज सैंड। तो लूज सैंड के लिए तो हमारा कभी भी इंटरनल फ्रिक्शन एंगल का मान ज़्यादा हो नहीं सकता, तो हमारा डी और बी हम वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं कि डी और ए ऐसा ही कैंसिल कर सकते हैं कि जो हमारा लूज सैंड है उसके लिए तो इंटरनल फ्रिक्शन का मान ज़्यादा नहीं होगा। अब देखते हैं, या तो एंगुलर होगा और या राउंड होगा। तो जो इंटरनल फ्रिक्शन का मान है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? एंगुलर डेंस एंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एंगुलर डेंस एंड है उसका सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद राउंड डेंस एंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम change and compressibility of a soil sample are 6.75 into 10 to the power minus 2 and 3 into 10 to the power minus 2 respectively. The void ratio of the soil sample H. हमको void ratio E का मान बताना है। क्या होगा जब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, यानी कि हमारा डेल्टा V का मान दे रखा 6.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड कंप्रेसिबिलिटी AB का मान दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2। तो हमारा फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज अपॉन 1 प्लस के E। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हम भाग दे देंगे और 1 प्लस E इधर ले आएंगे, तो 1 प्लस E इक्वल टू हो जाएगा कोएफिशिएंट वॉल्यूम चेंज अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो E का मान जो है वो कोएफिशिएंट और वॉल्यूम चेंज अपॉन कोएफिशिएंट परमेबिलिटी माइनस के 1 हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 6.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2.25 माइनस के 1 इक्वल टू 1.25। तो इसका जो आंसर है ई का 1.25 आ जाएगा। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे, जो ऑप्शन नंबर है आंसर मैच नहीं कर रहा था, यानी कि ई हम इसमें लिख लेंगे, जो आंसर है इसका 1.25 आ जाएगा। ई ऑप्शन मान लो इसका जो है 1.25 है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.25। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है व्हेन ए कोहेजनलेस सॉइल अटेन क्विक कंडीशन इट लूज। जब हमारी कोई कोहेजनलेस सॉइल है, अगर इसमें क्विक कंडीशन अकर होती है तो ये किस चीज़ को लूज करेगी? क्या ये शियर स्ट्रेंथ को लूज करेगी, क्या ये बियरिंग कैपेसिटी को लूज करेगी, या इन दोनों को करेगी, या इनमें से किसी को भी नहीं करेगी? तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, बोथ। यानी कि जब हमारी कोई सॉइल जो है वो क्विक कंडीशन में आती है तो क्या होता है, उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और बेयरिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है वो भी बिल्कुल कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है द ग्रेटर द विस्कोसिटी ग्रेटर इज परमेबिलिटी। अगर हमारा विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, क्या ये बात सही है? ऑप्शन बी दे रखा है ग्रेटर द यूनिट वेट ग्रेटर परमेबिलिटी। अगर यूनिट वेट ज़्यादा है तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, या सी कह रहा है ग्रेटर द यूनिट वेट स्मॉलर परमेबिलिटी। और अगर हमारी जो यूनिट वेट है वो ज़्यादा होगी तो परमेबिलिटी कम होगी, या ऑप्शन डी दे रखा है यूनिट वेट डज नॉट अफेक्ट परमेबिलिटी, या जो
यूनिट वेट है उसका हमारा परमिटिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब हमारा यूनिट वेट ज़्यादा होगा तो परमिटिविटी का मान भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए डायरेक्ट शियर टेस्ट प्रोसेस द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। जो डायरेक्ट शियर टेस्ट है उसके प्रोसेस में हमारे जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर को पहला दे रखा है, ए रिलेटिवली थिन थिकनेस ऑफ सैंपल परमिट क्विक ड्रेनेज। क्या हमको एक थिन थिकनेस वाला सैंपल परमिट किया जाता है क्विक ड्रेनेज के लिए, पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा कह रहा है, ए रिलेटिवली थिन थिकनेस ऑफ सैंपल परमिट क्विक डिस्पेशन ऑफ पोर प्रेशर डेवलप्ड ड्यूरिंग द टेस्ट। क्या थिन थिकनेस सैंपल में क्विक डिस्पेशन के लिए पोर प्रेशर जो है वो डेवलप होता है टेस्ट के दौरान, या ऑप्शन सी दे रखा है, एज द टेस्ट प्रोसीड द एरिया अंडर शियर ग्रेजुअली चेंज। सी ऑप्शन कह रहा है कि टेस्ट के दौरान जो एरिया ऑफ शियर है वो ग्रेजुअली चेंज होता है, या ऑप्शन डी दे रखा है, नन ऑफ दीज। क्या इनमें से कोई सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, एज द टेस्ट प्रोसेस द एरिया अंडर शियर ग्रेजुअली चेंज, क्योंकि इसमें हमको पता ही नहीं चल पाता कि जो एरिया जो चेंज है वो कितना हुआ है, कैसे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, ए स्ट्रेटम ऑफ क्ले 2 मीटर थिक विल गेट कंसोलिडेटेड 80% इन 10 ईयर। फॉर द 80% कंसोलिडेशन ऑफ 8 मीटर थिक स्ट्रेटम ऑफ द सेम क्ले द टाइम रिक्वायर्ड। तो हमको कह रहा है कि कोई 2 मीटर थिक की कोई सॉइल का स्ट्रेटम है या क्ले का स्ट्रेटम है, वो 80% कंसोलिडेटेड हुआ है 10 साल में। तो हमको बता दीजिए कि 80% कंसोलिडेशन के लिए 8 मीटर थिकनेस स्ट्रेटम को सेम क्ले के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा। तो हमको टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा। इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला होता है हमारा CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। इसकी हम कंपेरिजन तुलना कर देंगे तो CV का मान CV से कैंसिल हो जाएगा, और T जो पहले सैंपल के लिए दिया है उसका मान दे रखा है 10 अपॉन D का मान जो है वो 2 मीटर दे रखा है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू T समय हमको ज्ञात करना है, यानी T2 दूसरे सैंपल के लिए हमको ज्ञात करना है, और D का मान जो है 8 दे रखा है, तो 8 का जब हम वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। 4 से 64 16 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, तो T का मान जो है वो 160 ईयर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, व्हेन द सीपेज प्रेशर बिकम इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज्ड वेट ऑफ ए सॉइल द इफेक्टिव प्रेशर इज reduced to 0 and the soil particle have the tendency to move up in the डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस phenomenon is generally known as। तो इसमें हमको कह रहा है कि जब सीपेज प्रेशर है वो हमारा बराबर हो जाता है किसके, वेट ऑफ सॉइल के, सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल के बराबर हो जाता है सीपेज प्रेशर, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस का मान है वो घटकर 0 हो जाता है, और जो सॉइल के पार्टिकल हैं उनकी जो टेंडेंसी है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, यानी मूव अप होने लगते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? तो इस फिनोमेना को हम क्विक कंडीशन भी कह सकते हैं, बॉइलिंग कंडीशन भी कह सकते हैं, या क्विक सैंड कंडीशन भी कह सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। जब हमारी कोई सॉइल है उसमें सीपेज प्रेशर का मान जो है वो सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल के बराबर हो जाएगा, और जो इफेक्टिव प्रेशर का मान है वो घटकर 0 हो जाए, और उसके बाद जो उस सॉइल की या उस सॉइल पार्टिकल की जो टेंडेंसी है वो मूव होने की हो जाए, यानी कि मूव करने लगे या फ्लो करने लगे। तो उसके इस फिनोमेना को हम क्विक कंडीशन कहते हैं, बॉइलिंग कंडीशन कहते हैं, या क्विक सैंड कंडीशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन कोरियस सॉइल। जो मोस्ट सुटेबल मेथड है हमारा
फाइन ग्रेन सॉइल कोएजिव सॉइल के लिए वो कौन सा है ड्रेनेज के लिए। तो हमको पहला ऑप्शन दे रखा है बेल पॉइंट सिस्टम, बी दे रखा है वैक्यूम मेथड, सी दे रखा है डी बेल सिस्टम और डी दे रखा है इलेक्ट्रो ऑस्मिक मेथड। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड जो है वो हमारा मोस्ट सुटेबल है फाइन ग्रेन कोएजिव सॉइल के लिए, यानी कि फाइन ग्रेन कोएजिव सॉइल का जब हम ड्रेनेज करेंगे उसके लिए इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड जो है वो सबसे बेस्ट सुटेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मोहर कूलम्ब एनवलप। तो मोहर कूलम्ब एनवलप के लिए हमको ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही है। पहला दे रखा है कूलम्ब सजेस्ट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेंथ एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज एडेक्टली रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रेट लाइन। यानी कूलम्ब ने बताया था कि जो हमारा शियर स्ट्रेंथ और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में जो रिलेशन है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये सही है? ऑप्शन बी दे रखा है द जनरलाइज्ड मोहर थ्योरी सजेस्ट दैट थॉट द शियर स्ट्रेस डिपेंड ऑन द नॉर्मल स्ट्रेस, द रिलेशन इज नॉट लीनियर। मोहर ने बताया था कि जो शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे वो नॉर्मल स्ट्रेस पर उनका जो रिलेशन होगा वो नॉन लीनियर होगा, यानी कि लीनियर नहीं होगा। या ऑप्शन सी दे रखा है कूलम्ब एंड मोहर सजेस्ट दैट ए डेफिनाइट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमॉन्ग द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और कूलम्ब और मोहर दोनों ने सजेस्ट किया था कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के बीच में रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यह ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ द एबव, सभी ऑप्शन क्या हैं सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, सभी ऑप्शन क्या हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामा डी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वाटर कंटेंट डब्ल्यू एंड परसेंटेज ऑफ एयरबोर्ड Na इज। यानी कि इसमें हमको बताना है Na, गामा डी, जी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशनशिप बतानी है कि क्या होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है गामा डी इक्वल टू 1 माइनस Na इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो यही ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा। गामा डी इक्वल टू होता है 1 माइनस Na इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ ड्रेनेज इज परमिटेड थ्रू आउट द टेस्ट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस so that full consolidation occur and no excess pore pressure is get up at any stage of the test is known as। तो हमको कह रहा है इस क्वेश्चन में अगर हम ड्रेनेज को दोनों कंडीशन में क्या है कि परमिट करते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें भी और जो शियर स्ट्रेस कंडीशन है उसमें भी, जब हम कोई कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं उसके दौरान दोनों कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो ड्रेनेज है उसको हम परमिशन दे रहे हैं, ड्रेनेज कर रहे हैं, तो उसके इस स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ड्रेन्ड कंसोलिडेटेड टेस्ट या ड्रेन्ड टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रेन्ड टेस्ट या ड्रेन्ड सीडी या ड्रेन टेस्ट सीधा बोलते हैं। सीडी का मतलब होता है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट या ड्रेन टेस्ट इसको कहते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग दिस लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर मैक्सिमम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।